हेलो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच में जो एक नया एस्पेक्ट जिसका हमने बेसिक कल देखा था। वो था बेटा होलसेल और रिटेल प्राइस। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। होलसेल और रिटेल प्राइस को लेकर के हमने सब देखा था वो स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो हेलो हेलो। तो हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, होलसेल रिटेल। ओके, होलसेल रिटेल वाला। बेटा मैंने आपको बताया था कि यदि हेड ऑफिस ने जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसी को एक्सटेंशन बल्क परचेज की है। मान लीजिए उसने किसी ऐसी कंट्री जहाँ से काफ़ी कम रेट पर मिलता है मटेरियल, काफ़ी कम रेट पर आइटम मिलता है, वहाँ से बल्क में पूरा का पूरा शिप भरकर माल मंगाया है, क्योंकि उसको ये माल बेचना है अपनी कई सारी ब्रांचेस के थ्रू। वो माल उसने मंगाया मान लीजिए 100 रुपीज़ के रेट पर, 100 रुपीज़ पर यूनिट, ये बल्क परचेज की। उसको लाकर जो पूरा शिप का शिप माल खरीद के लाया, यदि वो इसका बिजनेस मतलब इसके लिए सीधे रिटेल कस्टमर को बेचने की बजाय ये जो दूसरे बिजनेसमैन है ये सीधे कस्टमर को नहीं बजाय बल्कि किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेच दे, मान लो 110 रुपये में, तो ये बड़े बड़े लॉट में बगैर एफर्ट्स के इधर शिप में माल उतरा, उधर रवाना 110 में माल बेच दिया। और ये बिजनेसमैन क्या करेंगे, रिटेल कस्टमर को, पब्लिक को 150 में माल बेच देंगे। तो हेड यदि उसकी बजाय हेड ऑफिस क्या करे, अपने यहाँ ब्रांच खोले, रिटेल ब्रांच, और ब्रांच को माल भेजे 110 में और ब्रांच उसे बेचे 150 में। तो ये 10 रुपये का प्रॉफिट और ये 40 का प्रॉफिट। बेटा 10 रुपये का प्रॉफिट माना जाना चाहिए हेड ऑफिस का, क्योंकि ये बल्क परचेस की वजह से हुआ है, और 40 का प्रॉफिट माना जाना चाहिए ब्रांच का, क्योंकि ये रिटेल सेल की वजह से हुआ है। ऐसा हम कल एग्जाम्पल देख चुके थे मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग का। तो इसको लेकर के हमने कल स्टार्ट किया था बेसिक। बेटा इसको लेकर के हम बेसिक तो देख चुके थे, अब हम इस पर क्वेश्चन ले सकते हैं। बेटा ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच टेक्निकल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो सारी चीज़ों पर ग्रिप बनाएं, और चाहे तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे फॉरेन ब्रांच जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वही पूछा जाता है, पर फिर भी हमें पढ़ना सब कुछ है। रिस्क जिसको अवॉइड करनी है वो सब कुछ पढ़े, और जो रिस्क ले सकता है वो सिर्फ फॉरेन ब्रांच पर ध्यान दे। बेटा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। बुक क्लोजर, यदि आप सोचेंगे ना कि बुक क्लोजर का क्या फंडा है, तो टफ बिल्कुल नहीं है। आप एक साथ सब सोचेंगे सर बुक क्लोजर भी था, ये था सर, वो आया, उसके बाद ये आया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर बहुत टफ पड़ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा एक दो बच्चे का मैसेज आया, एक ही का आया इवन। तो बेटा ऐसा नहीं है। टेक्निकल है ये मानता हूँ, वेराइटी है ये मानता हूँ, लेकिन टफ हर अपने आप में हर चीज़ टफ नहीं है। आपको मैंने बताया दिया, आप उस वक्त देखो जब मैं समझा रहा हूँ कि यदि मैंने बताया कि ब्रांच का बुक क्लोजर, आपको उसमें क्या टफ लगा, नहीं लगा होगा। फिर मैंने कहा ब्रांच की बुक्स में इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, एचओ की बुक्स में इनकॉर्पोरेशन, वो भी टफ नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब आप सारी चीज़ एक साथ सोचोगे सर वो तो भूल गए, ठीक है भाई भूल गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कम होती है ना। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हम एक आध क्वेश्चन की करेंगे तो कब तक याद रहेगा बेटा वो, तो ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं होलसेल रिटेल पर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो मैं यदि मैंने आपको अभी क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिए थे होलसेल रिटेल पर, है ना बेटा। तो यदि उस पर यदि मैं एक काम करूं, एक और एग्जाम्पल बनाऊं, एग्जाम्पल, और इसमें है ये आपको क्या होता है, ये ब्रांच का कॉलम है, ये मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट इन कॉलुमिनर फॉर्म, इन कॉलुमिनर फॉर्म।
हेड ऑफिस का कॉलम, ये ब्रांच का कॉलम, फिर हेड ऑफिस का, फिर ब्रांच। हेड ऑफिस, ब्रांच, हेड ऑफिस, और ये है ट्रेडिंग एंड पी एंड। ये पार्ट मैंने लिया ट्रेडिंग, सेकंड पार्ट मेरा पी एंड एल। मैंने पी एंड एल का सिर्फ रेलिवेंट पार्ट लिया, पूरा नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। बेटा यहाँ मैंने लिया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया। हेड ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने यहाँ लिया 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ है बाय सेल्स, यहाँ है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है बेटा, मैं समझा रहा हूँ। ब्रांच में, हेड ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस में था। मैं क्वेश्चन बनाते हुए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओपनिंग स्टॉक था हेड ऑफिस में 50। बेटा हेड ऑफिस ने 650 की कॉस्ट का गुड्स और इस साल में प्रोड्यूस किया। मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री मिलाकर 650 की कॉस्ट का गुड्स प्रोड्यूस किया। अब ब्रांच में, हेड ऑफिस में गुड्स कितना हो गया? 7 लाख रुपीज़ का हो गया। 7 लाख का हो गया। 7 लाख में से, हेड ऑफिस में 7 लाख रुपीज़ में से मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का गुड्स बचा हुआ है। 7 लाख में से 1 लाख का गुड्स एचओ में बच गया, मतलब बिक कितना गया? टोटल 6 लाख का बाहर चला गया। 6 में से हम 2 मिनट के लिए इजी करने के लिए 6 लाख का गुड्स टोटल गया है। 6 लाख में ये हेड ऑफिस क्या करता है? होलसेल करता है। हेड ऑफिस जो मैन्युफैक्चरिंग में मेनली इन्वॉल्व है वो रिटेलिंग नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा? जो माल बनाया बेटा, उसने गुड्स उसके पास हो गया था 50 प्लस 657, 7 में से 1 बचा है, मतलब 6 लाख का उसने अपने यहाँ से बाहर कर दिया टोटल गुड्स। अब उसमें से मैं ऐसा करता हूँ, 6 लाख की कॉस्ट का गुड्स में हेड ऑफिस ने मार्जिन जोड़ा होलसेल प्राइस निकालने के लिए। मार्जिन लिया 1/4, इसका 1/4 करेंगे डिवाइड बाय 4, 150 आया। तो 6 प्लस 150 750, 750 इसकी आगे होलसेल प्राइस। जो हेड ऑफिस से गुड्स गया है ना 6 लाख का, उसकी होलसेल प्राइस 750 आई। 750 में से लोडिंग क्या ली मैंने? 1/4 ऑन कॉस्ट। 6 लाख का 1/4 150, मैंने लोडिंग ली है 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये 8 इनवॉइस या 8 होलसेल प्राइस। ब्रांच को भी गुड्स भेजा है होलसेल प्राइस पर, और हेड ऑफिस ने गुड्स जो बेचा है ना बेटा, वो भी होलसेल प्राइस पर। दोनों की मिलाकर होलसेल प्राइस 750 आती है। 6 लाख प्लस 1/4 750। 750 में से उसने 3 लाख तो ब्रांच को भेजा है और 450 उसने एक्सटर्नल सेल किया है। बेटा क्वेश्चन में जीरो से बता रहा हूं। अब हेड ऑफिस ने 3 लाख रुपीज में गुड्स भेजा है ब्रांच को एट होलसेल प्राइस, तो ये ब्रांच में आया 2 गुड्स फ्रॉम एचओ, 2 गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस रुपीज 3 लाख। ठीक है बेटा, 3 लाख में गुड्स आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो जीपी आया ना बेटा, ये आया 150, ये जीपी आया 150। ये जीपी इधर लिख देता हूं, बाय जीपी 150। और इधर मैं बैलेंस शीट तक भी जाकर बताता हूं इम्पैक्ट। बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट। एक कॉलम हेड ऑफिस के लिए, एक कॉलम ब्रांच के लिए,
और एक ग्रुप के लिए हेड ऑफिस का कॉलम, ब्रांच का कॉलम, और एक ग्रुप की बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड। दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट, पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर से बैलेंस शीट की एसेट साइड, और चूंकि ये बेटा कंपनी तो है नहीं, बैलेंस शीट में बना रहा हूँ वर्टिकल फॉर्म में क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं ये। हेड ऑफिस का कॉलम लाइबिलिटी असेट साइड में, ब्रांच का कॉलम असेट साइड में, और कंसोलिडेटेड ये है असेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है होलसेल प्राइस पर, और ये गुड्स बेचा है ये भी होलसेल पर। तो जो 150 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 450 की जो एक्सटर्नल सेल है उसका है, या गुड्स सेंड टू ब्रांच उसका है, या दोनों का है? बेटा सेल एक्सटर्नल भी होलसेल प्राइस पर है और गुड्स सेंड टू ब्रांच भी होलसेल प्राइस पर है। तो हेड ऑफिस ने दोनों पर प्रॉफिट लिया है, मिलाकर प्रॉफिट है 150। तो ये लोड जीपी का रेट क्या आ गया बेटा? 750 पर 150 है, 20% ऑन सेल। हेड ऑफिस ने जो प्रॉफिट लिया है 20% ऑन होलसेल प्राइस, उसका प्रॉफिट है बेटा। इसमें ये जो प्रॉफिट हेड ऑफिस ने लिया है 450 पर भी और 3 लाख रुपीस पर भी, इसमें से 450 पर जो हेड ऑफिस को प्रॉफिट हुआ है वो है रियलाइज्ड, एक्चुअल, रियल, क्योंकि वो प्रॉफिट आउटसाइडर से है। लेकिन जो 3 लाख रुपीस पर प्रॉफिट हुआ है बेटा, ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है, ये नोशनल प्रॉफिट है, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफर पर लिया गया प्रॉफिट है। तो बेटा 450 जो एक्सटर्नल सेल है उसका प्रॉफिट रियलाइज्ड, एक्चुअल, नॉट नोशनल। लेकिन 3 लाख रुपीस पर जो हेड ऑफिस ने प्रॉफिट ले रखा है वो नोशनल है, और वो इस 150 में जुड़ा हुआ है। बेटा अब 3 लाख का गुड्स ब्रांच में आ गया बिकने के लिए, और बेटा हेड ऑफिस ने तो प्रॉफिट ले लिया। मैं आपको अलग अलग बताऊं, 450 का 20% 90,000, और 3 लाख का 20% 60। ये आपके नॉलेज के लिए बताया, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। जो हेड ऑफिस ने प्रॉफिट लिया है बेटा 450 की एक्सटर्नल सेल पर 90 और गुड्स इनटू ब्रांच पर 60, ये 60,000 का प्रॉफिट जो है ये अभी एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरनल ट्रांसफर पर लिया गया अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ये कोई किसी कस्टमर को माल बिका नहीं है, तो ये 60 का प्रॉफिट है नोशनल। तो 3 लाख का माल जो आया इसमें 60 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा 3 लाख हेड ऑफिस के लिए सेल प्राइस है, लेकिन ब्रांच के लिए यही कॉस्ट है, क्योंकि ब्रांच को 3 लाख पर गुड्स हेड ऑफिस से आया है, तो ब्रांच के लिए 3 लाख क्या हो गई? इनवाइस प्राइस ही क्या हो गई? कॉस्ट। अब देखते हैं ब्रांच ने यदि 3 लाख का माल बेच दिया, जो 3 लाख का गुड्स आया है वो बेच दिया, तो ये प्रॉफिट 60 का प्रॉफिट हो जाएगा रियलाइज्ड। तो हेड ऑफिस ने 60 का प्रॉफिट ले रखा है 3 लाख की सेल ट्रांसफर पर। ब्रांच ने ये 3 लाख वाला गुड्स यदि बेच दिया, सेल कर दिया, तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या हो गया? ये वाला प्रॉफिट रियलाइज। तो फिर हेड ऑफिस को कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट तो हेड ऑफिस ले चुकी है और वो रियलाइज भी हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि ब्रांच में इस 3 लाख में से कुछ बच गया और कुछ बिक गया, बिकेगा रिटेल प्राइस पर और बचेगा कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच पर, इनवाइस प्राइस पर, बिकेगा रिटेल प्राइस पर रिटेल कस्टमर को, ब्रांच जब बेचेगी रिटेल कस्टमर को रिटेल प्राइस पर, और बचेगा वो ब्रांच के लिए कॉस्ट होगी, हेड ऑफिस के लिए वो इनवाइस प्राइस होगी, हेड ऑफिस के लिए वो होलसेल प्राइस होगी, क्योंकि हेड ऑफिस ने होलसेल प्राइस पर ब्रांच को गुड्स भेजा था। उस यदि वो ब्रांच के पास माल बच गया तो उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या है? अनरियलाइज। तो बेटा यहाँ पर मैं लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर 3 लाख में जो प्रॉफिट जुड़ा है बेटा, ये तो 60 है जो हेड ऑफिस ने ले रखा है गुड्स भेजते वक्त। यदि ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है 40,000 का, बेटा ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है, ये ब्रांच के लिए कॉस्ट होगी, लेकिन हेड ऑफिस के लिए बेटा ये गुड्स जो ब्रांच के ओपनिंग में है ये भी ब्रांच को हेड ऑफिस से आया होगा लास्ट ईयर, इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट भी जुड़ा होगा लास्ट ईयर का,
ये भी होलसेल प्राइस पर आया होगा क्योंकि हेड ऑफिस भेजता ही ब्रांच को गुड्स होलसेल प्राइस पर है, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 1/4, वो लिखा होगा, या मैं लिख सकता हूँ ऑफिस गुड्स सेंड टू ब्रांच इज एट होलसेल प्राइस। ये होलसेल प्राइस पर होता है। तो आपने लोडिंग की रेट निकाली 20% ऑन सेल, 20% ऑन होलसेल प्राइस, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। ये लोडिंग की रेट थी। तो बेटा ओटी का गुड्स भी होलसेल प्राइस पर है, जो ब्रांच के लिए कॉस्ट है, पर हेड ऑफिस के लिए होलसेल प्राइस है। इसमें भी हेड ऑफिस का प्रॉफिट शामिल है। लोडिंग की रेट क्या है? 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑफ होलसेल प्राइस। 40 का 1/5 मतलब 20%, 20% मतलब 8,000। इस 40,000 में 8,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। मैंने कल ही समझाया था। इस पर हेड ऑफिस में स्टॉक रिजर्व कब बना होगा? लास्ट ईयर, जब ये क्या रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साल इस पर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। 8,000 का होगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और जैसे ही गुड्स बिकेगा वो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है? हेड ऑफिस के पीएनएल में, बेटा मैंने इस पर एग्जांपल कल ही लिया था, आज तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ये उम्मीद मत करो कि फिर से पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊँ, जीरो से मैं कल बता चुका हूँ, समझा फिर से ना। वैसे यहाँ आएगा बाय स्टॉक रिजर्व 40,000 का 1/5 8,000। ये ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच में है, ये ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिका होगा, बिकते ही इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो हेड ऑफिस उस प्रॉफिट को अपने पीएल में क्रेडिट कर लेगा एज ए स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है तो उसका स्टॉक रिजर्व एचओके या क्रेडिट में आता है। अब हेड ऑफिस ने 40 पे प्रॉफिट ले लिया 8,000, ये मानते हुए कि ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिकेगा, फिफो बेसिस पर ये प्रॉफिट ले लिया। जो गुड्स भेजा ब्रांच को उस पर प्रॉफिट ले लिया ये 60,000। तो हेड ऑफिस ने इस पर भी प्रॉफिट ले लिया, इस पर भी ले लिया, ये मानते हुए कि ये माल ब्रांच में बिक जाएगा, रिटेल प्राइस पर सेल हो जाएगा। और इसमें से 60,000 का माल ब्रांच में बच गया। 60 की इनवॉइस प्राइस, 60 की होल सेल प्राइस का गुड्स ब्रांच में बच गया। तो हेड ऑफिस ने तो क्या किया था बेटा? 40 का ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट ले लिया 8,000। 3 लाख का गुड्स सेंड, प्रॉफिट ले लिया 60,000। हेड ऑफिस ने पूरे गुड्स पर प्रॉफिट ले लिया ब्रांच के, उसमें से 60 नहीं बिका, तो 60 का जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज। लोडिंग की रेट क्या है? 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस, 1/5 ऑन होलसेल प्राइस। 60 का 1/5 12,000, तो 12,000 का स्टॉक रिजर्व एच में बनेगा टू स्टॉक रिजर्व। कितना? 60 का 20% 12,000। ये है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट रियलाइज होने से रह गया, बाकी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड। अनरियलाइज प्रॉफिट हटाते ही बचा हुआ प्रॉफिट क्या मान लीजिएगा? रियलाइज। बचा हुआ प्रॉफिट रियलाइज ही है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए बनाना पड़ता है स्टॉक रिजर्व। अब बेटा ध्यान दो, बैलेंस शीट में स्टॉक एचओ का कितना है बेटा? 1 लाख। और ये तो बेटा एक्चुअल कॉस्ट पर है। ये 60 का ब्रांच में है, ये 60 का स्टॉक ब्रांच के लिए है, इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच के लिए यही कॉस्ट है। ब्रांच तो अपने स्टॉक में 60 दिखाएगी। 60,000 का जो स्टॉक ब्रांच में बेटा, ये ब्रांच के लिए कॉस्ट है, पर एचओ के लिए कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस। इधर बेटा ये असेट कहाँ आई? हेड ऑफिस की असेट में। ये स्टॉक कहाँ आया? ब्रांच के असेट में। और ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट कहाँ खुला है? एंट्री क्या हुई है? पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। एंट्री सोचो, पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। एक अकाउंट खुला है एचओ में स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व यहाँ आएगा लाइबिलिटी साइड में। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो इस साल क्रिएट हुआ है, एंट्री है पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। तो एक नया अकाउंट खुला है स्टॉक रिजर्व, और वो अकाउंट अभी अभी खुला है ईयर एंड में। तो ये हमारा अकाउंट अभी खुला हुआ है, ईयर एंड में बैलेंस शीट तक जाएगा। ये चूंकि बैलेंस शीट में गया, ये स्टॉक रिजर्व 12,000। स्टॉक ब्रांच में होगा, स्टॉक ब्रांच में है, लेकिन रिजर्व एचओ में होगा, क्योंकि ब्रांच को तो इसकी कॉस्ट पता ही नहीं एक्चुअल। बेटा एचओ का स्टॉक
कॉस्ट पर है। ब्रांच का स्टॉक ब्रांच के लिए कॉस्ट पर है, लेकिन एचओ के लिए तो बेटा ये सेल प्राइस है, एचओ के लिए तो ये होलसेल प्राइस है, एचओ के लिए तो ये इनवाइस प्राइस है, और इसमें एचओ ने स्टॉक जो बना रखा है 12,000। ठीक है, अब जब ग्रुप की बैलेंस शीट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, हेड ऑफिस और ब्रांच को अलग अलग ना मानते हुए, दोनों को एक ही एंटिटी, दोनों को एक ही मानते हुए जब स्टॉक यहाँ, तो बताओ मैं स्टॉक कैसे लिखूँ बेटा? क्या ऐसा लिखूँ? ऐसा ठीक लगेगा? 160 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। जैसे कैश, हेड ऑफिस की कैश 10,000, ब्रांच की कैश 6,000, पूरे ग्रुप की कैश 16,000, दोनों को जोड़ के स्टॉक हेड ऑफिस का 1,00,000, ब्रांच का 60। क्या मैं एक्चुअल स्टॉक 160 दिखा दूँ? और स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस का 12, ब्रांच का 0, कुल स्टॉक रिजर्व 12 दिखा दूँ? क्या ये प्रेजेंटेशन, क्या ये डिस्क्लोजर आपको सही लग रहा है? इसमें क्या गलती जिसको आप करेक्ट करना चाहेंगे? बेटा आप क्या करें, बजाय स्टॉक रिजर्व को यहाँ लाइब्रेरी में दिखाने से बेहतर क्या है, और बैलेंस शीट एक रफ स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट में हम नेट कर रहे हैं बेटा, तो हमारा ये तय है बुक्स में ये स्टॉक अलग है, ब्रांच के यहाँ ये स्टॉक बुक्स में अलग है, और ये स्टॉक रिजर्व बुक्स में है हेड ऑफिस के, लेकिन बुक्स में अलग मैटर होता है और बैलेंस शीट में अलग। तो बैलेंस शीट में हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट में हम क्या करें बेटा, बताओ सही स्टॉक? क्या ये बैलेंस शीट में जो स्टॉक आना चाहिए बेटा वो कॉस्ट पे आना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट पे? क्या 60 एक्चुअल कॉस्ट से? नहीं। तो बेटा 60 को क्या करो, 1,00,000 प्लस 60, तो 60 इनवॉइस प्राइस पर है, 60 पे से 12 लेस कर दो, तो ये आपको लाइब्रेरी में मत दिखाओ, 12,000 लाइब्रेरी में दिखाने के बजाय 160 माइनस 12, 148 दिखा दो यहाँ पर। तो बेटा स्टॉक ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए होल कॉस्ट पे आ गया कि नहीं आ गया? 60 में प्रॉफिट जुड़ा था बेटा 12,000, तो बेटा हमने 60 में से 12 रफ में लेस किया है, बुक्स में नहीं, बुक्स में अलग, बुक्स में ये 60 का स्टॉक किसकी बुक्स में चल रहा है? ब्रांच की बुक्स में, और स्टॉक किसकी बुक्स में चल रहा है? एचओ की बुक्स में, और बैलेंस शीट में हमने दोनों को क्या कर दिया? नेट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बैलेंस शीट तक जा करके। ये एचओ का स्टॉक ये आ गया, ब्रांच का स्टॉक ये आ गया, और एचओ ने जो स्टॉक रिजर्व बनाया है, एंट्री क्या करी? P&L टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंट खुला और वो बैलेंस शीट तक जाएगा, वो ये है। अब इंडिविजुअल बैलेंस शीट की बात करें तब तक सही है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की बात करें तब तक सही है, लेकिन जब हम बात करें बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, तो बजाय हम ये 60 का स्टॉक दिखा के और 12 का स्टॉक रिजर्व लाइब्रेरी में दिखाएं, उससे बेहतर है रफ में 12 में से 60 में से 12 लेस हो जाएगा, रफ में, बुक्स में नहीं। तो 1,00,000 प्लस 60 माइनस 12, तो हम स्टॉक दिखा देंगे 148, जो रियल एक्चुअल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन पर है। इस तरह से बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है होलसेल रिटेल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बोल लिया होलसेल रिटेल का समझाने के लिए। ठीक है, और बेटा मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, वैसे क्वेश्चन में हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच से लेना आ रहा होगा 72,000, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है डेबिट, हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा है डेबिट, तो ये हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में आ गया एज एन एसेट, और ब्रांच के यहाँ एचओ का बैलेंस लायबिलिटी के रूप में आ रहा होगा 72। दोनों के बैलेंस रिकॉन्साइल लिया तो होंगे या करने पड़ेंगे? हेड ऑफिस ब्रांच से 72 लेना दिखा रहा है और ब्रांच एचओ को 72 देना दिखा रही है। हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच आ रहा है एज एन असेट, और ब्रांच की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस आ रहा है एज ए लायबिलिटी, एज ए प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, एज ए ऑनर्स कैपिटल। अब दोनों की बैलेंस शीट जहां तक सवाल है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बात करें, अलग अलग बैलेंस शीट की बात करें, तो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच से लेना एक असेट है, ब्रांच के लिए एचओ को देना एक लायबिलिटी है, तो हमने बिल्कुल दिखा रखा है एचओ के लिए असेट, ब्रांच अकाउंट एज एन असेट, और ब्रांच के लिए एचओ अकाउंट एज ए लायबिलिटी। लेकिन जब ग्रुप की बैलेंस शीट बनेगी, ग्रुप की एक्चुअल बैलेंस शीट फॉर आउटसाइडर, तो बेटा हेड ऑफिस और ब्रांच तो इंटरनल इशू है, ब्रांच तो अकाउंटिंग पर एक खोला गया एक सेपरेट है, बाकी लीगल एंटिटी ब्रांच की नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी ब्रांच की नहीं होती। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो हेड ऑफिस ये बोले मुझे ब्रांच से लेना है तो गलत, ब्रांच के हमें एचओ को देना है तो गलत, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ,
अलग अलग अकाउंटिंग होती है, दोनों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट है, वहाँ तक तो ठीक है, दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी तहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब ग्रुप की बैलेंस शीट बनाई देखेंगे तो हम न 72 असेट में दिखाएंगे ना 72 को लाइबिलिटी में दिखाएंगे। 72 असेट से भी कम हो जाएगा और 72 लाइबिलिटी से भी कम हो जाएगा, हम 72 दोनों तरफ से कम करके दिखाएंगे। तो ये बैलेंस शीट का एक तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन है वो लेंदी है ब्रांच का, और शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि और इजी क्वेश्चन से शुरुआत की जाए क्या, तो इजी है फिर भी, और इजी देखना तो मुझे होमवर्क से चलना पड़ेगा। करके कितना इजी किया जाए, दिक्कत तो है। ये क्वेश्चन ठीक है, यही करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन निकाल लीजिए। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, अश्विन ए ट्रेडर। अश्विन ए ट्रेडर, क्वेश्चन नंबर 18 अपने नोट्स में है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अश्विन, आपको मैं इधर दिखा दूं, आपने नोट्स निकाल लिए होंगे, आप चाहेंगे यहाँ दिखा दूं तो यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन वाला। अश्विन a trader commons business on 1st January 95 with a head office and one branch। बिजनेस स्टार्ट ही इनका जनवरी 95 से हुआ है, हेड ऑफिस एंड वन ब्रांच। परचेजेस वर मेड एक्सक्लूसिवली बाय हेड ऑफिस वेयर गुड्स वर प्रोसेस्ड बिफोर सेल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ एचयू में होती है, ब्रांच में नहीं। जहाँ पर परचेज होती है वो हेड ऑफिस है, और जहाँ पर गुड्स को बेचने के पहले प्रोसेस किया जाता है, मतलब वो हेड ऑफिस जो खरीदता है वो फिनिश गुड्स नहीं खरीदता, बल्कि रॉ मटेरियल खरीदता है और बाद में उसे प्रोसेस भी करता है, और सेल के पहले प्रोसेस करना पड़ता है। और देयर वॉज नो लॉस और वेस्टेज, और इस प्रोसेसिंग में कोई लॉस या वेस्टेज नहीं होता। ओनली प्रोसेस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वर हैंडल बाय ब्रांच। हेड ऑफिस गुड्स बनाकर बेचता भी है लेकिन ब्रांच को भेजता भी है, और ब्रांच में सिर्फ प्रोसेस गुड्स की ही डील होती है। सिर्फ प्रोसेस गुड्स जो हेड ऑफिस से आता है वही ब्रांच में बेचा जाता है। मतलब ब्रांच खुद का कोई गुड्स नहीं खरीदती, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करती, ना खुद गुड्स खरीदती है। जो हेड ऑफिस से आया है ओनली प्रोसेस गुड्स, सिर्फ जो हेड ऑफिस से गुड्स प्रोसेस होकर आया उसी को ब्रांच हैंडल करती है, उसी को ब्रांच डील करती है, उसी को ब्रांच बेचती है। उसका खुद का अपना कोई परचेजेस नहीं है। और एंड दी क्या लिखा है, ओनली प्रोसेस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वर हैंडल बाय ब्रांच एंड दीज वर चार्ज टू ब्रांच एट प्रोसेस कॉस्ट प्लस 10%। हेड ऑफिस ब्रांच को जब गुड्स भेजता है तो कॉस्ट प्लस 10% पर भेजता है। प्रोसेस कॉस्ट प्लस 10% पर ब्रांच को गुड्स भेजता है। चार्ज, ब्रांच को चार्ज करता है, मतलब ब्रांच से
वो प्रॉफिट लेता है, मतलब इनवाइस प्राइस पर भेजता है कॉस्ट प्लस 10%, 1/10 ऑन कॉस्ट, तो 1/11 ऑन इनवाइस प्राइस है लोडिंग की रेट। ऑल सेल्स वेदर बाय हेड ऑफिस और बाय ब्रांच वर एट ए यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। अपनी अपनी कॉस्ट का 25% प्रॉफिट लेते हैं। हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के बेचता है। ब्रांच वो जब 110 में माल आता है, 110 में यदि माल आता है, इनवाइस प्राइस में माल आता है, तो ब्रांच उसी को क्या मानती है, कॉस्ट, और उसी इनवाइस प्राइस में फिर 25% जोड़कर माल बेचती है। हेड ऑफिस मान लो हेड ऑफिस ने 100 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स ब्रांच को भेजा 110 में। हेड ऑफिस ने मतलब इनका जो है ना मैकेनिज्म, 100 रुपीज यदि कॉस्ट है, तो हेड ऑफिस इसको सेल एट एचओ, हेड ऑफिस सेल कितने में करता है, 125 में। हेड ऑफिस कॉस्ट में 25% जोड़ता है। अच्छा, इनवाइस प्राइस कितनी, 110, और सेल एट ब्रांच, ब्रांच 25% किस में जोड़ती है, ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, इस कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट पे नहीं, ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। तो ब्रांच के लिए कॉस्ट कितनी है, 110 इंटू इसकी सेल पे आएगी 137.5। ब्रांच अपनी कॉस्ट में 25% जोड़कर बेचती है। हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट में 25% जोड़कर बेचता है और ब्रांच अपनी कॉस्ट पर 25% जोड़कर बेचती है। तो हेड ऑफिस में सेल होती है 125 पर और ब्रांच में सेल होती है 137.50 पर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ 100 ये बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक, अच्छा इधर फिर फॉलोइंग टीबी ऑन दिसंबर 95, ये 95 पहला ही साल है, इसी साल हेड ऑफिस स्टार्ट हुआ है और इसी साल ब्रांच भी शुरू हुई है। तो ओपनिंग स्टॉक ना हेड ऑफिस में मिलेगा ना ब्रांच में मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है। ओपनिंग ईयर है ये, फर्स्ट ईयर है ये। कैपिटल हेड ऑफिस में 220 की है, ब्रांच में तो होती नहीं है। ड्राइंग एचओ ने, एचओ का जो ऑनर है उसने ड्राइंग की 25, इसको हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो कैपिटल हेड ऑफिस की कैपिटल कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में, और ड्राइंग हेड ऑफिस की कैपिटल में से लेस हो जाएगी। परचेजेज हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में बिंग ए डायरेक्ट कॉस्ट, सेल हेड ऑफिस की हेड ऑफिस में ट्रेडिंग में, और ब्रांच की सेल ब्रांच के ट्रेडिंग में। फिर से बोलूं, प्रॉब्लम है ना, सुनते नहीं हो एक साथ। कैपिटल सबसे पहले कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, उसमें ड्राइंग क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और बची हुई कैपिटल हेड ऑफिस की आउटर कॉलम में। कॉस्ट फिर परचेजेज हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में डेबिट में, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिंग ए डायरेक्ट कॉस्ट, इसे प्रोसेसिंग हुई है, गुड्स की वैल्यू में एडिशन हुआ है, इसको भी हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में डेबिट। सेल जो हेड ऑफिस की है वो और ब्रांच की है, रेलिवेंट ट्रेडिंग में क्रेडिट। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा 651,200, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है कॉस्ट में 10% जोड़ के, तो 651,200 ये हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा और ब्रांच को मिला है 6,40,200। तो एचओ ने जो भेजा वो एचओ के लिए सेल जैसा है और ब्रांच को आया ये ब्रांच के लिए परचेज जैसा है। तो ये 651,200 गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस की ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा, और जो गुड्स फ्रॉम एचओ जो ब्रांच की बुक्स में है ना, गुड्स फ्रॉम एचओ 640,200 640,200 का माल ब्रांच को आया तो ब्रांच के लिए परचेज जैसा हो गया, ये ब्रांच के ट्रेडिंग में डेबिट। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट, डेटर्स और क्रेडिटर्स ये आ जाएंगे रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट लिखा है ना, ब्रांच अकाउंट 2,05,550 205,550 हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा है और ब्रांच एचओ को 150,800 देना दिखा रही है। दोनों के बैलेंसेस रिकॉन्सिल नहीं है। हेड ऑफिस ब्रांच से 2 लाख समथिंग लेना दिखा रहा है और ब्रांच एचओ को 150 समथिंग देना दिखा रही है। दोनों में डिफरेंस है, इसे रिकॉन्सिल करना होगा। और बैंक बैलेंस एचओ में भी है ब्रांच में है, ये रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में आएगा।
फिर गुड्स चार्ज बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच इन दिसंबर 95 811 वर नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल जनवरी 96। ऊपर दिख भी गया था हमको तो। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा 651 200 और ब्रांच को मिला 640 200। कितना डिफरेंस आया? हेड ऑफिस कहता है हमने आपको 651 का माल पहुंचाया, 651 का माल पहुंचाया। ब्रांच बोलती भाई क्या बात करते हो, हमें तो 640 मिला है। कौन गलत है, कौन झूठ है? हेड ऑफिस कहता है हमने 651 का माल पहुंचाया और ब्रांच बोलती नहीं भाई हमें 640 का ही मिला है। दोनों ही सही है। हेड ऑफिस ने पहुंचाया 651, ये भी सही। ब्रांच को मिला 640, ये भी सही। 11 का गुड्स है इन ट्रांजिट, 11 का माल रास्ते में है। और क्वेश्चन है वो कहा भी है कि 11 का गुड्स अभी ब्रांच को जनवरी तक तो नहीं मिला था, बाद में मिला होगा। रिसीव्ड बाय ब्रांच अंटिल जनवरी, दिसंबर में भेजा था वो जनवरी तक नहीं मिला। इन ट्रांजिट है, नष्ट तो नहीं हुआ होगा। लिखा तो है नहीं कि लॉस इन ट्रांजिट, ये मान लेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। और ये गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री किसको करना चाहिए? ब्रांच को। गुड्स मिलने वाला किसको है? ब्रांच को। तो ब्रांच की एंट्री करेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। और लिखा है ए रेमिटेंस ऑफ 43,750 फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस इज इन ट्रांजिट। ब्रांच से 43,750 का कैश ब्रांच से रवाना हुआ दिसंबर में, लेकिन हेड ऑफिस तक दिसंबर एंड तक नहीं पहुंचा। ये हो गया कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम ब्रांच टू एचओ। ये कैश किसको मिलने वाली है? एचओ को। तो इसको असेट कौन मान ले? एचओ। तो एचओ क्या एंट्री पास कर लेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स एट हेड ऑफिस, ये क्लोजिंग स्टॉक है दिसंबर का। ये हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक जो आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन कॉलमनर फॉर्म P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच एंड बिजनेस एज ए होल। आपको पहले बनाना है ट्रेडिंग P&L हेड ऑफिस का, ब्रांच का और एज ए होल, और बिजनेस की और बैलेंस शीट भी वैसी बना लेंगे, हेड ऑफिस की, ब्रांच की और बिजनेस एज ए होल। बिजनेस एज ए होल मतलब कंसोलिडेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है होलसेल रिटेल पर लेकर के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता ही रहेगा, जब भी ऐसा P&L वाला क्वेश्चन आ जाए, P&L बैलेंस शीट वाला, तो आप इसको होलसेल रिटेल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ेंगे और हम इसको एक बार फिर से देखिए बेटा। करना क्या है बेटा, हमें करना क्या है? हम एक कॉलम बनाएंगे ट्रेडिंग और फिर नीचे P&L। ट्रेडिंग में 2 कॉलम हेड ऑफिस का और ब्रांच का, P&L में 2 कॉलम हेड ऑफिस और ब्रांच का, लेकिन बैलेंस शीट में 3 कॉलम, एक हेड ऑफिस का, एक ब्रांच का और एक कंसोलिडेटेड। ओरली सुन लो पहले, फिर हम करेंगे दूसरे पेपर पर। फिर हम जितने भी टीबी के आइटम है, जो ट्रायल बैलेंस में उनका देंगे सिंगल इफेक्ट, और जो टीबी के बाहर है उनका डबल इफेक्ट। तो फटाफट एक बार फिर से हो जाए, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? कैपिटल बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, हेड ऑफिस के। ड्राइंग उसमें से हम लेस कर देंगे 25,000, और जो बची हुई केबल होगी वो हेड ऑफिस के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखा देंगे बाहर। परचेजेज हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में डेबिट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में डेबिट, सेल रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग में क्रेडिट। गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्रेडिट बैलेंस है, वो हेड ऑफिस के लिए सेल जैसा है। जब माल बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? कस्टमर टू सेल। और जब माल भेजते हैं ब्रांच को, तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जैसा सेल होती है एक्सटर्नल कस्टमर को, ऐसे गुड्स सेंड टू ब्रांच है इनवाइस प्राइस पर। इसमें भी प्रॉफिट शामिल है, तो सेल में भी प्रॉफिट शामिल है, एज वेल एज गुड्स सेंड टू ब्रांच में भी प्रॉफिट शामिल है। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस के ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और जो ब्रांच के जो गुड्स फ्रॉम एचओ है, ये ब्रांच के ट्रेडिंग में डेबिट में आएगा, क्योंकि ब्रांच में गुड्स आया है बिकने के लिए। तो ब्रांच में आया है मतलब ब्रांच के लिए परचेज जैसा, एचओ से गया है मतलब एचओ के लिए सेल जैसा। तो एचओ के ट्रेडिंग में गुड्स एंड क्रेडिट होगा और ब्रांच के ट्रेडिंग में डेबिट होगा। लेकिन एचओ ने पहुंचाया 651 था, ब्रांच को मिला 640 है, 11 का गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच करेगी, जो हमको डबल इफेक्ट से करनी पड़ेगी। ब्रांच क्या करेगी? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, और कैश इन ट्रांजिट आगे दिया हुआ हमने पढ़ा है, वो देखेंगे बाद में। इधर फिर सेलिंग एक्सपेंसेस P&L में, डेटर क्रेडिटर रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में। हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा है, ये हेड ऑफिस के लिए असेट है।
ब्रांच एचओ को देना दिखा रही है, वो ब्रांच के लिए लाइबिलिटी है, हम इसको रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए असेट, एज एन असेट और एज ए लाइबिलिटी। लेकिन ये दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस है, दोनों के बैलेंस रिकॉन्सिल नहीं है, उसको पहले रिकॉन्सिल करेंगे। रिकॉन्सिल करने के बाद दोनों को सेम लेवल पे लाएंगे, रिकॉन्सिल करने का मतलब ही सेम लेवल पे लाएंगे। उसके बाद हेड ऑफिस ब्रांच को दिखाएगा अपनी असेट में एज ए डेबिट बैलेंस, और ब्रांच एचओ को दिखाएगी अपने लाइबिलिटी में एज ए क्रेडिट बैलेंस, लेकिन रिकॉन्सिल करने के बाद। और बैंक बैलेंस दोनों की बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा सिंगल इफेक्ट ऑफ टीबी। बाद में वो 11 की गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, और कैश की एंट्री कौन करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री किसने की? ब्रांच ने। क्या एंट्री की? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। तो एक गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट किसके खोला? ब्रांच में। तो ये एसेट में किस में आएगा? ब्रांच के एसेट में आएगा। और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस करेगा, तो हेड ऑफिस क्या करेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो कैश इन ट्रांजिट किसकी एसेट में आएगा? हेड ऑफिस के एसेट में। शॉर्टेज, इसको हम निपटते हैं अभी, क्या करना है। और क्लोजिंग स्टॉक जो एचओ में दिया हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट होंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में डेबिट। ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपको कॉलमनर फॉर्म में पीएनएल और फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो ये फाइनल अकाउंट अप्रोच वाले क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। हाँ, शॉर्टेज की भी बात कर लें। स्टॉक टेकिंग ए शॉर्टेज, ब्रांच में 5 शेयर की शॉर्टेज हुई गुड्स की। ये पता तब पड़ी जब स्टॉक की काउंटिंग चल रही थी, तब पता पड़ा कि 5 की शॉर्टेज है। तो बेटा ये शॉर्टेज को नॉर्मल मान लो, क्योंकि ये ना माल जला ना चोरी गया, ये तो बाद में काउंटिंग में पता पड़ा 5 का माल कम निकला। और चूंकि वो रिटेल ब्रांच है, तो रिटेल सेल में गुड्स का लॉस होना एक नॉर्मल फीचर है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? नॉर्मल लॉस। बेटा ये 5 शेयर सेल प्राइस पर है, इसको हम लाएंगे होलसेल प्राइस, इनवाइस प्राइस पर। ब्रांच के लिए कॉस्ट मतलब होलसेल प्राइस, इनवाइस प्राइस। इसको सेल प्राइस से किस पे लाएंगे? इनवाइस पर। फिर ये लॉस क्योंकि नॉर्मल है, ब्रांच के ट्रेडिंग से क्रेडिट होगा और ब्रांच के पीएल में डेबिट होगा। हमने सब पढ़ा था ना पहले, इनवाइस प्राइस पर ही पढ़ा था मैंने, और इनवाइस पे बताया भी था ब्रांच के ट्रेडिंग से क्रेडिट और ब्रांच पीएल में डेबिट होगा, ये नॉर्मल लॉस। ये हमने आज समझा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद।